हाय स्मार्ट पीपल, सो यू मोस्ट वेलकम हेयर। और हम आ चुके हैं आपके एक और नए सेशन में, जहाँ पे अगेन हम डिस्कस करने वाले हैं 3000 क्वेश्चंस इन 100 डेज। तो ये सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है, होपफुली आप भी सारे सवाल लगा रहे होंगे। आज हम इवोल्यूशन चैप्टर के और 30 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। सो पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, फटाफट से अटेम्प्ट कीजिए एंड देखते हैं फिर क्या होगा इसका सॉल्यूशन, राइट। तो होपफुली आपने वीडियो को पॉज किया होगा और सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। पहले मैं आपको इसका आंसर बता दूं, सो दैट जिन बच्चों को इसका आंसर पता है वो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज माइक्रोस्फीयर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यार कौन है वो, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्रीबायोन्ट्स और प्रोटीनोइड्स एक्सपोज टू वाटर विच हैज द प्रॉपर्टी टू टुडेज सिमिलर सेल। तो आज की जो हमारे पास सेल्स होती है ना, पहले तो देखो ये प्रोटीनोइड्स क्या होते हैं? दीज आर प्रोबायोन्ट्स। प्रीबायोन्ट्स का मतलब क्या होता है सर? प्री मतलब पहले, बायोन्ट मतलब सेल। तो एक सेल से पहले बनने वाली जो स्टेज है ना, उसे कहते हैं प्रीबायोन्ट। इस कॉन्सेप्ट को दो साइंटिस्ट ने सिखाया था, एक थे सिडनी फॉक्स और एक थे ओपेरन और सिडनी फॉक्स। तो ओपेरन ने कहा था कि यार हमारे पास जो प्रीबायोन्ट्स है उनको उन्होंने क्वैकरवेट्स कहा था, राइट। और जो सिडनी फॉक्स है उन्होंने कहा था कि नहीं यार, क्वैकरवेट्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जो प्रीबायोन्ट्स होते हैं वो माइक्रोस्फेयर्स होते हैं, माइक्रोस्फेयर्स होते हैं। नाउ अब इनके ऊपर अलग अलग थ्योरीज चली थी कि यार क्या सही है क्या नहीं है, बट इट्स लाइक देखो, एक सेल से जो हमारे पास आज जो फर्स्ट सेल बनी थी उससे पहले बनने वाली एक सेल थी जिसे प्रीबायोन्ट नाम दिया गया, प्रीबायोन्ट। अब वो प्रीबायोन्ट जो है वो कुछ तो था, इनके हिसाब से ये था, इनके हिसाब से ये था। इन्होंने क्या कहा कि यार क्वैकरवेट्स कुछ ऐसी चीज़ है जो रिप्रोड्यूस तो नहीं कर सकती, बट इट्स लाइक इट इज़ हैविंग अ फिल्म ऑफ वाटर। और अंदर क्या होंगे? अंदर इन्होंने कहा था कि यार अंदर हो सकते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स। तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इनके कॉम्बिनेशन से आसपास एक वाटर की पतली सी फिल्म बन गई, और इसको उन्होंने कहा क्वैकरवेट्स। उन्होंने कहा कि इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इट कांट रिप्रोड्यूस, बट हाँ इट कैन ग्रो, इट कैन ग्रो। वहीं अगर हम बात करें माइक्रोस्फेयर्स के बारे में, तो सिडनी फॉक्स ने कहा कि यार माइक्रोस्फेयर्स कुछ ऐसे प्रीबायोन्ट्स थे, फोकस ऑन द वर्ड्स, कि जिनके पास जो लेयर थी वो थी लिपिड की, लिपिड लेयर अवेलेबल थी। आप जानते हैं आज की सेल के पास क्या होता है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, है ना। तो उन्होंने वो कहा था कि यार इनसे पहले बनने वाली सेल कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर पाई जाएगी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि यार इसके अंदर क्या होंगे? लिपिड्स होंगे या फैट्स होंगे प्लस कार्ब्स होंगे। तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि यार इट कैन रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस भी कर सकती है। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट से जो साइंटिस्ट ने बताए थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जो हमारे आज के सेल से सिमिलर है, बिकॉज टुडेज सेल कैन रिप्रोड्यूस, इट कैन बेसिकली हैव दिस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो ये ज़्यादा मैच करती है हमारे आज के मॉडर्न सेल्स के साथ। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है ना। इट्स अ गुड क्वेश्चन, एक अच्छा सवाल है ये। चलिए बताइए, पॉज द वीडियो। देखिए, कह रहा है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ व्हाट वाज द सीक्वेंस ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच अपीयर्ड ऑन अर्थ। तो जैसे जैसे हमारी इस दुनिया में एवोल्यूशन होता रहा है ना, उस दौरान कौन सी चीज़ पहले बनी है, कौन सी चीज़ बाद में बनी है, आपको वो यहाँ पे गेस करना है। तो देखिए, हम पहले ना क्या करते हैं, क्वेश्चंस को एलिमिनेट करते हैं, मतलब कौन कौन से ऑप्शंस एलिमिनेट हो सकते हैं इजीली, वो एलिमिनेट करते हैं, फिर इसका आंसर देखेंगे, राइट। तो सॉल्यूशन में अगर मैं आऊँ तो इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन पहले वाटर बना होगा। तो देखो, वाटर की इतनी अहमियत नहीं है, बिकॉज हम बात करते हैं कि यार एवोल्यूशन के दौरान कौन पहले बना है। तो इट्स लाइक अमाइनो एसिड पहले बने हैं, अमोनिया पहले बना है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, इन सब की बात करते हैं, राइट। तो वाटर, ऑक्सीजन, ये तो बहुत बेसिक सा है, इसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके अलावा अब मुझे बताओ इन ऑप्शंस को देख के कि पहले अमाइनो एसिड बना होगा या अमोनिया बना होगा। सोचो। तो पहले अमोनिया, NH3 इज अ सिंपल फॉर्म, और इसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनी होगी अमाइनो एसिड्स, राइट। तो हम कह सकते हैं कि यार अमाइनो एसिड्स पहले नहीं बने थे, अमोनिया बाद में नहीं बने थे। दैट मीन्स ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं क्यों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो देखो, जो कोर्स ऑफ एवोल्यूशन था उसमें हुआ क्या था कि प्रिमिटिव जो अर्थ था, प्रिमिटिव अर्थ पे कैसी कंडीशंस रही होंगी। तो आपको पता है कि यार वहाँ पे कुछ गैसेस पाई गई थी,
कौन कौन सी गैसेस, कुछ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, और इसके अलावा कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी था, सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। कौन कौन सी गैसेस उस टाइम पे अवेलेबल थी, तो आपको पता है CH4 हो सकता है, H2 हो सकता है ना, और NO2 हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, ये सब गैसेस उस टाइम पे अवेलेबल थी। फाइन, कौन कौन से रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, इसका मतलब होता है नो फ्री ऑक्सीजन। उस टाइम पे फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, ऑक्सीजन थी तो सही मगर वो कॉम्बिनेशन में थी, लाइक वाटर के साथ कंबाइन कर गई, NO2 के साथ कंबाइन कर गई, है ना, तो वो फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं थी। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या अवेलेबल थे, लाइक UV रेडिएशन, इट वॉज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शंस, वॉल्केनिक इरप्शंस, इसके अलावा थंडरिंग और लाइटनिंग आप कह सकते हो, ये सब सोर्स ऑफ एनर्जी। इन कुछ कंडीशंस की वजह से क्या हुआ, हमारे ये जो अर्थ है उस पर रिएक्शंस होना स्टार्ट हुई। रिएक्शंस किस तरीके से, अच्छा उस टाइम पे ना टोरेंशियल रेन्स भी हो रही थी। क्या हो रही थी, टोरेंशियल रेन। टोरेंशियल रेन का मतलब क्या होता है, एसिड रेन। बेसिकली एटमॉस्फेयर में एसिड्स अवेलेबल थे, सल्फोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब एसिड्स जो है ये पानी बारिश के साथ साथ नीचे आ रहे थे। सो इसे कहते हैं टोरेंशियल रेन। आज के टाइम पे टोरेंशियल रेन नहीं होती, हाँ हो सकता है कि पहली रेन जो होती है उसे एसिड रेन आप कहते हो, बट पहले के टाइम पे टोरेंशियल रेन या एसिड रेन्स बहुत कॉमन थी, राइट। अब इन कंडीशंस की वजह से क्या हुआ, आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स बने, पहले सिंपल एटम्स बने होंगे, सिंपल एटम से आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स बने होंगे, सिंपल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उन्होंने कंबाइन करके आपके यू कैन से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाए होंगे, और ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं इनके कॉम्बिनेशन से आपके फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल बना होगा, बायोमॉलिक्यूल, और फिर इनसे बने होंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, राइट। सो दिस इज द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें से सिंपल एटम्स में आप जानते हो क्या आएंगे, नॉर्मल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब कुछ आ जाएंगे। सिंपल मॉलिक्यूल्स में आपके आ जाएंगे लाइक NH3, जैसे H2 प्लस में N2 के मिलने से NH3 बन गया, ठीक है। C2 प्लस O2 के मिलने से आपका CO2 मिल गया, H2 प्लस O2 के मिलने से H2O बन गया। तो ऐसी चीज़ें उस टाइम पे बन रहे होंगे, दीज आर सिंपल मॉलिक्यूल्स। इनसे बने होंगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जैसे कि आपको पता है एल्डिहाइड, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हो कीटोन, हाइड्रोक्सी, राइट, अल्कोहल ग्रुप। सो ये सब कुछ यहाँ पे उस टाइम पे बने होंगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के मिलने से बन गए होंगे फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल, जिसको आप जानते हैं सिंपली अमाइनो एसिड्स, ये बने थे। तो आप देख पा रहे हैं, पहले अमोनिया बनाया, उसके बाद फिर अमाइनो एसिड बनाए, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे कि आप जानते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, लिपिड्स, ये सब कुछ उस टाइम पे न्यूक्लिक एसिड ये सब बनना स्टार्ट हुआ होगा। सो दिस इज द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, इस तरीके से पूरी कहानी चली होगी। एंड वी कैन से पहले क्या बना होगा, अमोनिया, फिर अमाइनो एसिड, फिर प्रोटीन्स, और फिर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब आप ऑप्शंस को ये देख के भी एलिमिनेट कर सकते हो कि भाई उसमें न्यूक्लिक एसिड मेंशन है कि नहीं है, बिकॉज न्यूक्लिक एसिड से ही तो आगे जाके पहली लाइफ बनेगी। पहली सेल में न्यूक्लिक एसिड, दैट मीन्स RNA, DNA ये होना चाहिए ना, अदरवाइज हाउ विल यू कॉल इट एज अ सेल, नहीं कह सकते, राइट। तो न्यूक्लिक एसिड होना ही चाहिए, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है फ्लाइंग रेप्टाइल्स कौन थे, फ्लाइंग रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स वैसे किस टाइम पे मतलब इवॉल्व हुए थे, अगर आपको याद हो तो, कौन से एरा के अंदर। सो यू नो पैलेओजोइक, फिर वी हैव मीजोजोइक, फिर वी हैव सीनोजोइक। तो मीजोजोइक एरा वाज द एरा फॉर गोल्डन एरा फॉर रेप्टाइल्स, राइट। तो पहली बात तो मीजोजोइक एरा जो था, सॉल्यूशन में हम कह सकते हैं मीजोजोइक एरा जो था, इट वाज द गोल्डन एरा फॉर रेप्टाइल्स। इस टाइम पे आपके जेंट रेप्टाइल्स जैसे कि डायनासोर्स बनना स्टार्ट हुए थे। और आप कह सकते हो कौन से वाले फ्लाइंग थे, तो फ्लाइंग जो थे वो आपके पिटेरोसॉर्स थे, ठीक है। पिटेरोसॉर्स जो थे वो थे आपके फ्लाइंग रेप्टाइल्स। अब यहाँ पे आप एक नोट पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूँ। पहला पिटेरोसॉर्स, ये कौन थे, ये फ्लाइंग रेप्टाइल्स है जो हमने क्वेश्चन देख लिया अभी, फाइन। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है, जैसे कि ब्रैंकियोसॉरस, ब्रैंकियोसॉरस, ब्रैंकियोसॉरस जो है ना, ये आपके लार्जेस्ट डायनासोर्स थे,
लार्जेस्ट डायनासोरस जो है ना वो आपके ब्रैंकियोसॉरस थे और देवर हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, एंड देवर लार्जेस्ट अमंग ऑल, लार्जेस्ट अमंग ऑल। ठीक है, सबसे बड़े डायनासोर आपसे पूछ जाए तो वो कौन थे? ब्रैंकियोसॉरस। इसके अलावा एक नाम और आता है विच इज टायरेनोसोरस, टायरेनोसोरस रेक्स। ये जो है ना ये बेसिकली आपके लार्जेस्ट थे मगर कार्निवोरस में से लार्जेस्ट थे, तो दे वर बेसिकली कार्निवोरस। तो जो कार्निवोरस थे उनमें सबसे बड़े कौन से थे? आपके टायरोसोरस रेक्स जो थे ये सबसे बड़े थे। सो होपफुली आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कौन से या किस तरह की पॉपुलेशन में जनरली वर्क करता है आपको ये समझाना है। ठीक है, तो देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ना इसकी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो लेट मी टेल यू द सॉल्यूशन फर्स्ट, फिर हम इसका डिस्कशन करेंगे। स्मॉल पॉपुलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा काम करता है स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर। नाउ व्हाट इज दिस जेनेटिक ड्रिफ्ट, समझते हैं इसको। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है कि मान लो कोई एक टापू है, मैंने आपको ये पिछले सेशन में भी समझाया था। यहाँ पे कुछ चूहे हैं, है ना, इन चूहों की एक पॉपुलेशन होगी, मतलब इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का कोई अलीलिक फ्रिक्वेंसी रही होगी, राइट। तो अब क्या हुआ, मान लो आसपास था सिर्फ पानी पानी, और उस पानी की वजह से क्या हुआ, बाढ़ आई और बाढ़ ने इस चूहे को मार दिया। ये चूहा बेसिकली एक ऐसा चूहा था जो कि जिसके पास स्पेशल ट्रेट था, जो अपने ट्रेट को आगे पास ऑन करके एक नई पॉपुलेशन बना सकता था, राइट। तो इसमें हुआ क्या कि बिकॉज ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर माइस द अलीलिक फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस पॉपुलेशन चेंज। तो अब क्या होगा, बेसिकली वी कैन से इट विल चेंज, और इसी को आप कहते हो जेनेटिक ड्रिफ्ट। देखो समझते हैं क्या होता है, तो आप कह सकते हो सो व्हेन देयर इज अ सडन चेंज इन द अलीलिक फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स। तो किसी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट की वजह से अगर को, जैसे यहाँ पे फ्लड की आती है, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट है, तो इस वजह से अगर को वहाँ की जो जीन फ्रीक्वेंसी अगर वो चेंज हो जाए देन दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, दिस इज टर्म्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, ये होता है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके सर, अब जेनेटिक ड्रिफ्ट दो तरह का हो सकता है, एक होता है बोटल नेक इफेक्ट, बोटल नेक इफेक्ट, और एक होता है फाउंडर्स इफेक्ट। फाइन, तो वेल हमने इस सॉल्यूशन में कुछ कुछ बातें समझ ली हैं, हालांकि ये दोनों मैं आपको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, आप पहले से पढ़ के आ चुके होंगे। तो बेसिकली जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो जनरली आप देख पा रहे हैं छोटी पॉपुलेशन पे काम करता है, बड़ी पॉपुलेशन पे काम नहीं करता, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, आप इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग दैट द यूनिवर्स इज अबाउट डैश बिलियन ईयर्स ओल्ड। सो यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। सर ये क्वेश्चन इतना ईजी इंक्लूड क्यों किया, बिकॉज इसमें ना बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर हमारे पास कुछ कुछ डेटा था या 20 मिलियंस है, कुछ 3.5 मिलियंस है, कुछ 4 मिलियंस या बिलियन ईयर्स बैक है। तो अगेन बच्चे सोच के इसमें ऑप्शन नंबर सी सोच, मतलब इट्स लाइक अ प्रेशर, है ना। उस टाइम पे जब क्या आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो प्रेशर बन जाता है ऑटोमेटिकली, राइट। वो वाला प्रेशर नहीं, इट्स लाइक एग्जाम स्ट्रेस प्रेशर, राइट। तो उस टाइम पे क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। कुछ डेटा मैं आपको वापस से बता दे रहा हूँ, नोट पॉइंट पे लिख लीजिएगा कहीं साइड में कि भाई हमारे पास जो यूनिवर्स है वो तो आपका 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले बना है। नेबुला जो है विच इज सोलार सिस्टम, ये आप कह सकते हो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले बनी है। हमारी जो अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले बनी है। इसके अलावा फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म जो है ना वो आपकी आप कह सकते हो 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले बनी है। और जो फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म है दैट इज प्रोकैरियोट्स, ये कब बने? ये बने 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले। और जो फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल है ये बनी है 1.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले। फाइन, तो ये कुछ डेटा है जो आपको एनी हाउ याद करना ही पड़ेगा, देयर इज नो ट्रिक फॉर दैट। फाइन, चलिए, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग मेजर रेडिएशन ऑफ मैमल बर्ड्स पॉलिनेटिंग एजेंट टुक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग एपॉक। तो कौन सा वो एपॉक है जहाँ पे जो आपके मैमल्स हैं वो रेडिएट आउट कर गए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे डेवलप हो गए, है ना, स्पेशल एडेप्टेशंस हो गए उसके अंदर। तो वो कौन सा एपॉक था जहाँ पे ये गोल्डन चेंज आना स्टार्ट हुआ था? तो इज दिस ओलिगोसीन,
पैलियोसीन, प्लायोसीन या फिर ईओसीन। तो आपको मैं फटाफट से एक बार रिमाइंड करा दूं, पहले मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ ताकि जिन बच्चों को आता है वो आगे बढ़ सकें। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पैलियोसीन। पैलियोसीन वॉज दैट एपॉक जहाँ पे ये सब कुछ चेंजेस होना स्टार्ट हुए थे। तो देखो हुआ क्या, आपको पता है कि वी वर हैविंग द मीजोजोइक एरा और इसके बाद आया आपका सीनोजोइक एरा, राइट। जो मीजोजोइक एरा था, इस एरा के अंदर आपके पास मल्टीपल पीरियड्स थे, जिसका लास्ट पीरियड कौन सा था, पर्मियन। पर्मियन पीरियड था जहां पे आप जानते हो, या एक मिनट, इन द मीजोजोइक एरा लास्ट पीरियड जो था आपका वो था क्रिटेशियस, राइट। ट्रायासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। क्रिटेशियस में क्या हुआ कि आपके जो डायनासोर्स थे ना, जो कि जेंट रेप्टाइल्स थे, ये जेंट रेप्टाइल्स जो है एक्सटिंक्ट हो गए थे। लेकिन इसी कोर्स ऑफ एवोल्यूशन के अंदर इसके बाद जो नेक्स्ट सीनोजोइक एरा आया, सीनोजोइक एरा में पहला पीरियड कौन सा था, इट वाज टर्शरी। और टर्शरी में आप जानते हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इपॉक्स थे, कौन कौन से, वी वर हैविंग लाइक यू कैन से पैलियोसीन, देन यू कैन से ओलिगोसीन, then you can say Eocene, Mesolene, Pliocene। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एपॉक्स थे इस पर्टिकुलर एरा के अंदर, दीज आर एपॉक्स, ठीक है। तो इसमें से ये जो पैलोसीन एरा है ये इसके जस्ट आफ्टर था। तो यहाँ पे आपके जेंट रेप्टाइल्स तो खत्म हो गए, लेकिन इसके बाद जो बचे हुए रेप्टाइल्स थे या छोटे छोटे जो इंसेक्ट बच गए थे, वो सब रेडिएट आउट होना स्टार्ट हो गए थे। तो ये वो समय है जहाँ पे आपके मैमल्स, पॉलिनेटिंग एजेंट, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सब कुछ यहाँ पे डेवलप होना या इन्हीं के अंदर अडेप्टिव रेडिएशन होना स्टार्ट हो गया था। फाइन। तो होपफुली इस क्वेश्चन का असेंस आप समझ चुके हो कि इसका आंसर ये क्यों है, दैट इज अडेप्टिव रेडिएशन होना स्टार्ट हो गया था। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। एंड आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज इट सेइंग, कह रहा है रिसेम्बलेंस बिटवीन वाइडली डिफरेंट ग्रुप ड्यू टू द कॉमन अडेप्टेशन इज नोन एज। तो वाइडली डिफरेंट ग्रुप्स ड्यू टू अ कॉमन अडेप्टेशन, इट्स लाइक काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अलग अलग जगह से आए हैं और एक ही जगह पे रह रहे हैं और उन्होंने सेम हैबिटेट को अडेप्ट कर लिया है। सो व्हाट डू वी कॉल इट। नाउ इट्स अ गुड क्वेश्चन अगेन। तो पहली बात तो यहाँ पे आप देखो, इसका ये वाला वर्ड नोटिस करिए, वाइडली डिफरेंट ग्रुप्स है, मतलब एंसेस्टर तो कॉमन नहीं है। इट्स लाइक आप ऐसा मान लो कि आपके पास कोई एक बच्चा है जो दिल्ली से आया है, कोई एक बच्चा है जो राजस्थान से आया है, कोई एक बच्चा है जो असम से आया है, कोई एक बच्चा है जो हिमाचल से आया है। ये सब एक जगह पे आके अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, एंड दैट इज द प्लेस वेयर आई एम, विजयवाड़ा। ठीक है, तो मान लो ये सब लोग जो हैं, ये सब लोग यहाँ पे आके अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वी कैन से इन सब का ओरिजिन तो सेम नहीं है, ये सब अलग अलग जगह से आके कोई एक कॉमन जगह पे रह रहे हैं। अब जब ये एक कॉमन जगह पे रह रहे हैं तो इनको सेम टाइप का फूड अडेप्ट करना पड़ेगा ना, यहाँ का नेचर अडेप्ट करना पड़ेगा। गर्मी है कंस्टेंटली यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे आपको आपके जंक फूड्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको डोसा, इडली, बोंडा, मैसूर भज्जी सब कुछ मिलेगा। तो इट्स लाइक दैट इज अ प्लेस वेयर दे हैव टू अडेप्ट देमसेल्फ, है ना। एंड दिस इज द कोर्स विच इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो आप देख पा रहे हैं सब कुछ यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, एक पॉइंट पे आके सब लोग मिल रहे हैं, तो इट्स अ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, राइट। या इसी को आप क्या कहते हो, इसी को आप कहते हो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अडेप्टिव कन्वर्जेंस, यस। सो इट्स अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, सो इट्स एन अडेप्टिव कन्वर्जेंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। होपफुली आपको समझ चुके हैं ना, बिकॉज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, सॉल्यूशन अगर हम देखें तो आपको पता है यहाँ पे हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। और जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि इसमें कॉमन एंसेस्टर्स तो नहीं होते, नो कॉमन एंसेस्टर्स, लेकिन हाँ फंक्शन सेम होता है, फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर जो होते हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट। फाइन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहे हैं द अर्ली अर्थ वाटर एंड CO2 वर प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ O2 विद।
तो ऑक्सीजन ने किसके साथ कंबाइन किया होगा जिससे कि आपके वाटर बन गया होगा, CO2 बन गई होगी। तो ऐसा क्या है जो वाटर के साथ कंबाइन किया होगा? सोचिए, वाटर ने किसके साथ कंबाइन किया कि CO2 और H2O ये बन गए? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर आप अमोनिया ऐड कर दोगे तो H वाटर के साथ कंबाइन करके नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप बेसिकली CH4, यहाँ पे आप CH4 ऐड करोगे और यहाँ पे अमोनिया, CH4 अमोनिया, तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या होगा? इनके कॉम्बिनेशन से ही आपकी वाटर, CO2 ये सब बनना स्टार्ट हुई होंगी। फाइन। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया एंड मिथेन गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9th क्वेश्चन। कह रहे हैं विच वॉज द बिगेस्ट लैंड डायनासोर, सबसे बड़ा डायनासोर कौन सा था? तो मैंने जस्ट आपको भी बताया कौन से डायनासोर सबसे बड़ा था, कौन सा वाला बेसिकली हर्बीवोरस थे, कौन सी कार्निवोरस थे, कौन से फ्लाइंग थे, ये सब हम डेटा में याद कर चुके हैं। तो वी कैन सिंपली गिव द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, टायरेनोसॉरस। फाइन, द करेक्ट आंसर इज टायरेनोसॉरस। बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो हमारे इस टॉपिक से कुछ खास रिलेटेड है नहीं, तो आप बाकी सब क्वेश्चंस को मिक्स लाइक छोड़ सकते हैं। एक आपके पास आता है इक्थायोसॉरस, कौन से? इक्थायोसॉरस। इक्थायोसॉरस जो थे ना ये आपके सी के थे, सी डायनासोरस। फाइन, तो इस बात को ध्यान रखना। इसके अलावा बाकी तो आप जानते हैं, ट्रायोसोरस हो गए, ब्रैंकियोसोरस हो गए और पिटेरोसोरस हो गए, ये तीनों एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सेइंग द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस वाज अबाउट। अब नाउ ह्यूमन एवोल्यूशन के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो प्रिपेयर हो जाओ। आपको सारे सीक्वेंस याद होगा बेसिकली, ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस, कैन्यापैथिकस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथलमैन्स, क्रो-मैग्नोन्स एंड होमो सेपियंस। ये सब प्रॉपर क्या था आपके पास? ह्यूमन एवोल्यूशन का सीक्वेंस है। इस ह्यूमन एवोल्यूशन में आपको बताना है कि यार होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी क्या थी, होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी क्या थी। एक सजेशन है मेरा आपके लिए कि आप ना ह्यूमन एवोल्यूशन में ये बातें तो एनी हाउ याद करके ही जाना कि भाई किसकी कितनी क्रेनियल कैपेसिटी है ना, किसका कौन कितने साल पहले आया है, ठीक है, एज कौन कितने साल पहले आया था, किसकी स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। लाइक आपको पता है होमो इरेक्टस जो है उन्होंने पहली बार फायर इन्वेंट की थी, होमो इरेक्टस ने टूल्स इन्वेंट, होमो हैबिलस ने टूल्स इन्वेंट किए थे, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। तो उनके बारे में स्पेशल बात क्या है, राइट, और इसके अलावा कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उसको डिस्कवर किया था, ठीक है, कौन से साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने उनके फॉसिल्स को ढूंढा था। तो ये बात भी आपको एनी हाउ याद होनी ही चाहिए, राइट। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगर हम क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें तो भाई जो होमो इरेक्टस हैं उनकी क्रेनियल कैपेसिटी 900 से 1300 के बीच में थी। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो सीक्वेंस क्या है, वी हैव द फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रायोपैथिकस। फाइन, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। हम कह सकते हैं ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल्स। इसमें से जो ड्रायोपैथिकस हैं इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है? अगर बात की जाए तो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी आपके 100 सीसी है। इनकी कितनी होती है? इनकी है आई थिंक 150 से 300 के बीच में। जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस है इनकी 500 सीसी है। होमो हैबिलस जो है इनकी 700 सीसी। होमो इरेक्टस जो है इनकी वेरी करती है, बिकॉज इस होमो इरेक्टस में हमारे पास 3 कैटेगरीज आती है ना। वी हैव द जावा मैन, पीकिंग मैन, हेल्डर मैन, है ना। तो बेसिकली वेरी करती है 900 से लेके 1200 के बीच में, मैक्सिमम इतनी, मिनिमम इतनी। और निएंडरथल्स जो है इनकी होती है 1300, लाइक 1350 से वेरी कर सकती है 1400 तक, 1500 तक। फाइन, सो ये सारी क्रेनियल कैपेसिटी आपको याद होनी चाहिए एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज अ म्यूटाजन। इनमें से कौन है जो म्यूटाजन नहीं होता? व्हाट आर म्यूटाजन्स विच बेसिकली कैन कॉज म्यूटेशन। तो म्यूटेशंस क्या होते हैं? म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स। देखो अब बात करते हैं, तो लोअर टेम्परेचर, 2 अमाइनोप्यूरिन, न्यूक्लियर रिएक्शन या यूवी रेस। आई नो बहुत बच्चों ने ऑप्शन नंबर 20 का आंसर करेक्ट कर दिया होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? तो देखो एक्चुअली में क्या है ना कि म्यूटेशन इनमें से क्या पूछ रहा है, कौन से नहीं है बेसिकली।
तो आपको पता है यार यूवी रेडिएशंस तो म्यूटेशंस कॉज कर सकते हैं, हम सब जानते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस भी रेडिएशंस कॉज कर सकते हैं, एक्सेप्ट अब हमें डाउट है इसके बारे में, तो ये आपने ऑल्दो कहीं नहीं पढ़ा होगा मुझे पता है, बट ये ज़रूर पढ़ा होगा, है ना। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ये आपका म्यूटेजेंस नहीं होते। आपको पता है कि भाई जो हमारा अर्थ में जो एवोल्यूशन हुआ है वो कब हुआ है? प्रिमिटिव अर्थ पे। प्रिमिटिव अर्थ पे एक कंडीशन क्या थी? हॉट वाटर, है ना, या फिर हॉट हाई टेम्परेचर। सो ये आपको पता है कि ओपेरन हेल्डन ने एक स्टेटमेंट भी कही थी, दैट इज के लाइफ ओरिजिनेट इन द वार्म वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशियन बाय द रिएक्शन बिटवीन द सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मतलब लाइफ जो बनी है ना वो भी पानी के अंदर बनी है। और हेल्डन ने तो ये भी कहा था कि यार जो वाटर है वो एक हॉट डाइल्यूटेड सूप है, तो बेसिकली टेम्परेचर मैटर्स अलॉट। तो आपको पता है अगर हमारे प्रिमिटिव अर्थ पे एवोल्यूशन हुआ है तो वो हाई टेम्परेचर की वजह से हुआ है। दैट मीन्स हाई टेम्परेचर जो है वो म्यूटेशंस कॉज कर सकते हैं, लो टेम्परेचर म्यूटेशन कॉज नहीं करते। इसलिए आपको पता है कि यार स्पर्म को अगर हमें स्टोर करना है तो हम उसे कोल्ड वेरी लेस टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। पोलन्स को हमें स्टोर करना है तो हम उसको आपको पता है 196 नाइट्रोजन के अंदर स्टोर करते हैं लो टेम्परेचर पे, बिकॉज लेस टेम्परेचर पे चेंजेस नहीं होते, म्यूटेशंस नहीं होती। फाइन, सो ये कोई किसी तरह का म्यूटेजन नहीं होता, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब आपके म्यूटेजन्स होते हैं। फाइन, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कह रहा है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगी। इनमें से कौन सा होमोलोगस का एग्जाम्पल है? सर क्या होते हैं ये होमोलोगस? तो अगर देखो एवोल्यूशन चैप्टर हल्का फुल्का भी पढ़ा है ना तो भी आपको होमोलोगस का मतलब पता होगा, है ना। होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जिनका कॉमन एंसेस्टर्स हैं, कॉमन एंसेस्टर्स, इसके अलावा सिमिलर स्ट्रक्चर, बट आप कह सकते हो डिफरेंट फंक्शंस। फाइन, ये होते हैं आपके होमोलोगस ऑर्गन्स। कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं होमोलोगस ऑर्गन्स के, उससे पहले मैं आपको इसका आंसर बता दूं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। फाइन, देखो तो स्टार्टिंग के जो आपको 3 दिए हुए हैं ना, ये स्टार्टिंग के 3 तो भाई आपके एग्जाम्पल्स हैं। किसके? ये 3 एग्जाम्पल्स हैं एनालोगस ऑर्गन्स के। फाइन, एनालोगस ऑर्गन्स में कुछ और एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं, जैसे कि इसमें आपके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे फाइलोक्लेड एंड अदर प्लांट्स लीव्स। आपको पता है फाइलोक्लेड क्या है? फाइलोक्लेड एक स्टेम है जो कि फोटोसिंथेसिस करती है, लीफ फोटोसिंथेसिस करती है। तो स्टेम और लीफ का कॉमन ऑरिजिन तो नहीं है लेकिन फंक्शन सेम कर रहे हैं, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ एनालोगस, राइट। ऐसी आप इसमें बात कर सकते हो। ऑक्टोपस की आई यहाँ पे आई थिंक मेंशन होगा, ऑक्टोपस की आई हो गया। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, आपको पता है स्वीट पोटैटो क्या होता है? लेट मी राइट हियर, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो एक रूट है और ये क्या है? ये स्टेम है। दोनों ही खाने को स्टोर करती है, तो अगेन फंक्शन डिफरेंट, फंक्शन सेम है मगर स्ट्रक्चर डिफरेंस है ना। तो ये एग्जांपल्स किसके हैं? एनालोगस के एग्जांपल्स हैं। और अगर हम होमोलोगस के एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे, जैसे कि यू कैन से माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट। जैसे हनी बी जो है वो अपने माउथ का इस्तेमाल करती है सकिंग के लिए, और जो मॉस्किटो है वो उसे बाइटिंग के लिए इस्तेमाल करता है। तो कॉमन एंसेस्टर है, कॉमन स्ट्रक्चर्स है, लेकिन फंक्शन अलग अलग है। तो एग्जांपल है यहाँ पे। इसके अलावा आप एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो थ्रॉन्स एंड टेंड्रिल्स। थ्रॉन्स जो हैं वो स्टेम से एक्सियल बर्ड से राइज होते हैं, और जो टेंड्रिल्स हैं वो भी एक्सियल बर्ड से राइज होते हैं, मगर फंक्शन डिफरेंट है ना। और एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो लिम्स ऑफ मैमल, लिम्स ऑफ मैमल्स। इसके अलावा एग्जाम्पल आप दे सकते हो जैसे कि some more examples, phylloclade and stem of other plants। आपको पता है दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, किसका? स्टेम का और फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड भी स्टेम है और नॉर्मल स्टेम तो स्टेम होती है। हालांकि फाइलोक्लेड फोटोसिंथेसिस कर सकती है, बाकी वाली जनरली नहीं करती है, मतलब करती है ना। तो स्ट्रक्चर तो कॉमन है, फंक्शन डिफरेंट हो सकता है। फाइन, सो वी कैन से दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आपको शायद समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कह रहा है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशंस लीडिंग टू स्पीसिएशन। तो वो क्या है?
सिंगल स्टेप म्यूटेशन, अब देखो म्यूटेशन की बात हो रही है, तो म्यूटेशन की थ्योरी किसने दी थी? आपको पता है, ह्यूगो डी वेरिस ने म्यूटेशन को एक्सप्लेन किया था, ह्यूगो डी वेरिस। फाइन, तो उन्होंने अपनी म्यूटेशन थ्योरी दी थी। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? अब जिन बच्चों को जिन्होंने ये थ्योरी पढ़ी है उनको पता होगा सॉल्टेशन इज द करेक्ट आंसर। कैसे? बिकॉज ह्यूगो डी वेरिस ने म्यूटेशन के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल किया था एंड दैट इज सॉल्टेशन। अब नो डोंट गेट कंफ्यूज, क्या सॉल्टेशन तो कुछ और होता है, सॉल्टेटरी एक्शन आपने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम के अंदर क्लास 11th में, कि जंपिंग एक्शन होता है न्यूरॉन्स का, राइट, इम्पल्सिस का। तो बेसिकली दैट इज सॉल्टेटरी कंडक्शन, बट यहाँ पे ये सॉल्टेशन टोटली डिफरेंट है। फाइन, तो म्यूटेशन थ्योरी में ह्यूगो डी वेरिस ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि यार सडन चेंज, तो पहला पॉइंट इन्होंने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया था कि यार सडन चेंजेस इन फिनोटाइप, किसी इंडिविजुअल के फिनोटाइप में अगर कोई चेंज आ रहा है ना, बिकॉज ऑफ द चेंज इन डीएनए, इट विल लीड टू म्यूटेशन। सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा था कि म्यूटेशंस आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवोल्यूशन। म्यूटेशंस जो है वो मेन कॉज होता है किसका? मेन इनिशिएटिंग फोर्स है एवोल्यूशन का। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा था, ठीक है, इन्होंने कहा था कि म्यूटेशंस जो होती हैं वो रेयर होती हैं, बहुत कम होती हैं, रैंडम होती हैं, मतलब आप जज नहीं कर सकते कब होंगी, और डायरेक्शन लेस है, आप नहीं बता पाओगे कि यार इस म्यूटेशन की वजह से आगे जाके क्या बनेगा, आपको नहीं पता। चौथा इन्होंने कहा था कि म्यूटेशंस जो होती है ना, नेक्स्ट कहा था इन्होंने कि म्यूटेशंस जो होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं, मतलब जनरली आपको म्यूटेशंस बहुत कम देखने को मिलेंगी, मगर जितनी भी होती है ना वो मोस्टली हार्मफुल होती है। और जो यूजफुल म्यूटेशंस होंगी जो कि बहुत कम होती है, बेसिकली है ना 1 आउट ऑफ 1000, तो 1000 में से सिर्फ एक ही म्यूटेशन है जो कि यूजफुल हो सकती है, और नेचर उस यूजफुल म्यूटेशन को ही एक्सेप्ट करती है। तो नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि नेचर एक्सेप्ट ओनली यूजफुल म्यूटेशंस। और नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि जो इवोल्यूशन है वो क्या है? इवोल्यूशन इज अ जर्की प्रोसेस, जर्की या क्विक प्रोसेस, और इसी के लिए इन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था सॉल्टेटरी। तो सॉल्टेटरी वर्ड इन्होंने यूज़ किया था म्यूटेशंस के लिए, ये बताने के लिए कि यार इवोल्यूशन जो है वो एक जर्की प्रोसेस है, एक जनरेशन के अंदर, एक झटके के अंदर ही क्या हो सकता है? इवोल्यूशन हो सकता है। फाइन, तो ये पूरी मैंने आपके सामने ह्यूगो डी वेरिस की थ्योरी जो है वो प्रॉपर्ली लिख दी है। तो हालांकि इतना नीड नहीं था, मगर स्टिल जिन बच्चों को रिवाइज करना हो वो इससे रिवाइज कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, जस्ट गो थ्रू द सॉल्यूशन। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को पहले से सब कुछ आता है, सिर्फ आई वांट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, देन फॉरवर्ड इट, है ना, देखो फटाफट से आगे। बट हम कॉमन चीज़ सब बच्चों को लेकर चल रहे हैं एक साथ, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और कौन सा सही आंसर है बताना है। तो पहले आप पॉज कीजिए वीडियो को, खुद से ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, देन विल सी इट टुगेदर। देखें तो भाई करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, विच इज फर्स्ट एंड थर्ड जो है, या एक सेकेंड, फर्स्ट एंड फोर्थ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, देखो पहला कह रहा है इंक्रीज इन द मिलेनिनाइज मोथ आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द ग्रेट ब्रिटेन इज अ प्रूफ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बिल्कुल सही है। नेचुरल सिलेक्शन में हम क्या पढ़ते हैं? इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, एंड दैट्स एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है कि व्हेन मोर इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन एक्वायर्ड अ मीन वैल्यू, जब ज़्यादातर लोग जो है ना वो मीन वैल्यू एक्वायर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं स्टेबलाइजिंग ग्राफ या फिर बैलेंसिंग ग्राफ। लेकिन ये कह रहा है उसे डिस्ट्रप्शन ग्राफ कहते हैं, विच इज़ रॉन्ग, है ना। हमने पढ़ा है कि यार हमारे पास डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स कौन से होते हैं? ग्राफ ऑफ इवोल्यूशन। तो हमारे पास 3 तरह के ग्राफ होते हैं। पहला वाला जो है उसे आप कहते हो स्टेबलाइजिंग, ठीक है। 3 तरह के ग्राफ्स होते हैं, स्टेबलाइजिंग या बैलेंसिंग, डायरेक्शनल, प्रोग्रेसिव या फिर डिस्ट्रप्टिव और डाइवर्सिफाइंग ग्राफ। इसमें से अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो सिंपल है, ये जो ग्राफ होगा इसमें मीन वैल्यू ज़्यादा मैटर करेगी, तो इट्स लाइक ग्राफ विल बी लाइक दिस। फाइन, इसमें जो है आपके पास डायरेक्शनल है, तो इनिशियली मान लो अगर ऐसा है तो आगे जाके कैसा हो जाएगा? आगे जाके ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो डायरेक्शन चेंज हो गई है इसकी, राइट। तीसरे वाले में क्या होगा? मीन वैल्यू मैटर नहीं करेगी, बाकी दोनों एक्सट्रीम्स जो हैं वो मैटर कर जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं मीन वैल्यू कम है और बाकी एक्सट्रीम्स जो हैं वो ऊपर है। सो दीज आर द एग्जांपल्स। और आप जानते हैं कि जिसमें मीन वैल्यू प्रमोट हो उसे आप बैलेंसिंग या स्टेबलाइजिंग ग्राफ कहते हो। नेक्स्ट करें चेंज इन द अलीलिक फ्रीक्वेंसी विल लीड टू द हार्डी-वेंसबर्ग प्रिंसिपल। नॉट एट ऑल, क्योंकि हार्डी-वेंसबर्ग प्रिंसिपल जो है वो फेल हो जाएगा अगर को अलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज हो गया तो, या फिर एवोल्यूशन हो गया तो वैसे ही गलत है। तो फर्स्ट वाला सही है और लास्ट वाला सही है। कह रहा है जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है चेंज द एग्जिस्टेंस
जीन अलीलिक फ्रीक्वेंसी इन द फ्यूचर जनरेशन। अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ तो फिर अलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फाइन सर, क्वेश्चन ईजी था, बस थोड़ा लंबा था, राइट, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 15 क्वेश्चन। सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। कह रहा है विंग्स। अब देखो, मैंने ये क्वेश्चन भी इजी है, अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बस ये है कि इसमें कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, सेम 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 सेम, राइट। तो देखो भाई क्या आंसर होगा इसका, देखें। सो शेयर द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी, कह रहा है विंग्स ऑफ द इंसेक्ट या बैट्स, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बैट, क्या वो होमोलोगस है? नहीं, कॉमन स्ट्रक्चर नहीं है, राइट। बैट्स में आपको पता है बोन्स होती हैं, ये मैमल्स हैं और ये इंसेक्ट हैं। विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बैट्स आर एनालोगस, बिल्कुल सही है। आपको पता है कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है, मगर काम एक जैसा कर रहा है, उड़ने वाला। तो वी कैन से करेक्ट आंसर इज विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बैट्स, ये कैसे हैं? एनालोगस ऑर्गन। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, 16 क्वेश्चन। सेइंग दैट अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज ड्यू टू, डार्विन के हिसाब से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है? मैंने आपको लास्ट सेशन में सिखाया था कि यार डार्विन ने, आप मुझे याद दिलाओ कि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ज़्यादा फेटल होता है या फिर इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन? सोचो, सेम स्पीशीज जो सेम जगह पे रह रही है उनके बीच में कॉम्पिटिशन भयंकर वाला होगा, या फिर कोई दो बाहर दूर की स्पीशीज अगर कोई एक साथ रहेंगी तो उनके बीच कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा? तो आपको पता है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो होती हैं, जो एक ही नीश के अंदर रहती हो, उनमें कंपटीशन हमेशा फेटल होता है, राइट। तो आप कह सकते हो इंट्रा स्पेसिफिक या इंटर स्पेसिफिक, सिंपल सी बात है। और या फिर कंपटीशन विद इन द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, या रिड्यूस फीडिंग एफिशिएंसी इन वन स्पीशीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरफेरिंग स्पीशीज। नो, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज कंपटीशन विद इन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। और आपको पता है डार्विन ने अपने कहानी के अंदर, कहानी नहीं थी हकीकत है, ठीक है, तो डार्विन ने अपनी कहानी में आपको पता है कंपटीशन का जिक्र किया था, दैट इज क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज दैट लीड्स टू द कंपटीशन। फाइन, आपको पता होगा कि यार डार्विन के कौन कौन से पॉइंट्स हैं, फटाफट से मैं मेंशन कर देता हूं। पहला पॉइंट जो था वो था, फाइन, तो ये सब क्या है आपके डार्विन के पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, ऑर्गेनिज्म जो है वो काफ़ी हाई पावर से रिप्रोड्यूस करते हैं, मगर नेचुरल रिसोर्सेज कम है। इन दोनों कंडीशंस की वजह से क्या होता है, कंपटीशन क्रिएट होता है। कंपटीशन की वजह से ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन आती है, वेरिएशन की वजह से नेचुरल सिलेक्शन होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और उस तरीके से आगे जाके नई स्पीशीज बन जाती है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालोगस ऑर्गन, इनमें से कौन सा एनालोगस ऑर्गन है? तो ऑप्शंस को पढ़िए और टिक करिए, क्योंकि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पार्ट पता है कौन सा है? एक तो हार्डी-वेंसबर्ग प्रिंसिपल, जिस पे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। एक आपका है थ्योरीज ऑफ लाइक इवोल्यूशन, जिसमें आप जानते हो कि हमारे लाइफ कैसे बनी उसके बारे में है। एक है थ्योरीज ऑफ साइंटिस्ट, लाइक डार्विन हो गया, ह्यूगो डी वेरिस हो गए, है ना। और एक आपके पास एविडेंसेस वाला पार्ट, जिसमें आपके होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो कौन से एनालोगस स्ट्रक्चर्स हैं? विंग्स ऑफ पिजन एंड विंग्स ऑफ ईगल, दोनों कॉमन बेसिकली आप कह सकते हो। तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। लंग्स ऑफ मैन एंड गिल्स ऑफ प्रॉन, बिल्कुल सही है। लंग्स और गिल्स क्या ये कॉमन एंसेस्टर्स हैं? ये कई कॉमन या सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं? लंग्स एंड गिल्स जो है दे आर नॉट सिमिलर स्ट्रक्चर्स, सिमिलर स्ट्रक्चर्स नहीं है, इनकी कॉमन एंसेस्ट्री भी नहीं है, नो कॉमन एंसेस्ट्री, बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। दैट इज वाई यू कैन से कि ये जो है आपके पास ये एनालोगस का एग्जाम्पल हो जाएंगे, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन। सेइंग फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। दो स्टेटमेंट्स दिए, बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है, आपको ये बताना है। कह रहा है द अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स दैट अपीयर ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्रिजम्बली एनारोबिक। तो जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है हमारी इस दुनिया में वो नॉन ग्रीन था और अनारोबिक था, बिल्कुल सही है। पहले कौन आए थे? हेट्रोट्रॉफ आए थे, लेकिन कीमो हेट्रोट्रॉप्स जो कि अगेन नॉन ग्रीन थे, अनारोबिक थे। सेकंड आपके आते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स जो कि अनारोबिक थे, अगेन नॉन ग्रीन थे।
फिर आपके आते हैं फोटो हेटेरोट्रॉप्स, या सॉरी फोटो ऑटोट्रॉप्स, लेकिन वो कैसे हैं, नॉन ग्रीन है। और लास्ट में आते हैं आपके एरोबिक ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये सीक्वेंस होता है, तो आप जानते हैं ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वर द कीमो ऑटोट्रॉप्स। सबसे पहले आपके पास क्या कीमो ऑटोट्रॉप्स थे विच नेवर रिलीज द ऑक्सीजन, ये भी सही है, राइट। तो पहले ऑटोट्रॉप्स जो थे वो आपके कीमो ऑटोट्रॉप्स थे। तो मैं लिख दूं क्या एक बार आपके लिए, बाकी करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड लेट मी जस्ट राइट। तो पहले कौन आए थे, फाइन। तो ये आपके पास एवोल्यूशन है, पहले आपके आए थे कीमो हेटेरोट्रॉप्स जो कि बेसिकली अपना खाना खुद से नहीं बना रहे थे, बस जो बाहर एटमॉस्फेयर में एनर्जी अवेलेबल है उसको लेके अपना खाना बना रहे थे। सेकेंड है कीमो ऑटोट्रॉप्स, बेसिकली जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं लेकिन केमिकल एनर्जी की मदद से। नेक्स्ट फोटो ऑटोट्रॉप्स, मतलब सनलाइट की मदद से अपना खाना खुद बना रहे थे लेकिन नॉन ग्रीन थे, अनएरोबिक, ठीक है, दे आर नॉन ग्रीन, नॉन ग्रीन लाइक ग्रीन पर्पल सर्फल बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। लास्ट में आपके साइनोबैक्टीरिया जो कि एरोबिक थे और इन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज किया था। सो वी कैन से जो आपके पहले ऑटोट्रॉप्स हैं वो कौन है, पहले ऑटोट्रॉप्स आपके कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 19 क्वेश्चन। सेइंग दैट प्रोकॉन्सल कौन होते हैं, प्रोकॉन्सल्स जो है ये आपके ह्यूमन एवोल्यूशन में जो सबसे पहले आए थे ड्रायोपैथिकस, उन्हें प्रोकॉन्सल्स कहते हैं, ठीक है। तो ड्रायोपैथिकस वाज डिस्कवर्ड बाय ईस्ट अफ्रीका बाय, तो जो ड्रायोपैथिकस हैं उनके फॉसिल्स को किसने ढूंढा था ये आपको बताना है। तो मैंने आपको कहा था ना कि आपको सारे ह्यूमन एवोल्यूशन में आपको याद रखना है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन से फॉसिल्स को ढूंढा था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको मैं एक और लिखवा देता हूँ, है ना, ताकि आपके शॉर्ट नोट साथ साथ में बन जाए। बट फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लीकी। तो अगर मैं पहले सीक्वेंस लिखूँ ह्यूमन एवोल्यूशन का, सो आई कैन से दिस इज द सीक्वेंस। फर्स्ट तो देखो भाई, मैंने फटाफट से शॉर्टली आपके लिए यहाँ पे सारे नाम लिख दिए हैं। अगर मैं इनके साइंटिस्ट का नाम आपको बताऊँ तो ड्रायोपैथिकस जो है ये आपके लीकी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ढूंढे थे इनके फॉसिल्स को। जो रामापैथिकस है इनको ढूंढा था आपके लेवाइस ने। ऑस्ट्रेलोपैथिकस को ढूंढने में दो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, एक को आप कहते हो रेमंड डाल्टमैन, है ना, रेमंड डार्ट, और एक है डोनाल्ड जॉनसन, डोनाल्ड जॉनसन। जो रेमंड डाल्ट है इन्होंने आपको पता है टोंग बॉय ढूंढा था, और जो डोनाल्ड जॉनसन है इन्होंने ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफ्रेंसिस को ढूंढा था, राइट। ऑस्ट्रेलोपैथिकस अफ्रीकैनस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफ्रिएंसिस, तो ये आपको याद रखना है। होमो हैबिलस के फॉसिल्स को अगेन लीकी नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था, सेम लीकी, ठीक है। होमो इरेक्टस का डेटा हमारे पास नहीं है। नियंडरथल्स जो है इनको ढूंढा था फरहॉल्ट ने, और जो क्रोमैग्नॉन्स है इनको ढूंढा था मैक जियोर्ज ने, फाइन। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा एंड दिस इज द सीक्वेंस जो आपको याद रखना है। एनी हाउ आते हैं 20 क्वेश्चन पे। सेइंग दैट द एंसेस्टर्स ऑफ द मैन हु फर्स्ट स्टूड इरेक्ट, वो कौन है जो सबसे पहले ऐसे सीधे खड़े हुए थे, तो वो कौन से वाले लाइक हमारे एंसेस्टर्स हैं। तो अगेन सीक्वेंस को देखा जाए तो ये आपके पास सीक्वेंस है। तो इस पूरे सीक्वेंस में अगर हम देखें तो होमो इरेक्टस नाम से पता लग रहा है आपको कि ये दे वर द फर्स्ट वन जो कि सीधे खड़े हुए थे। लेकिन आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो थे ये वो सबसे पहले हैं जो कि सीधे खड़े हुए थे। हालांकि ये इनके पास बेंडेड नीज थी, इनके जो नीज थी ना, घुटने, वो सीधे नहीं हो पाए थे, बट हाँ इनके पास पोस्चर इरेक्ट मतलब सीधा पोस्चर आ चुका था। तो आप क्या कहेंगे इस आंसर में, हालांकि मोस्ट काफ़ी बच्चे इसका आंसर लगा देंगे क्या, होमो इरेक्टस, जैसे कि जावा मैन, पिकिंग मैन, ये दोनों क्या है, ये होमो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस। बट स्टिल दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलोपैथिकस। एंड यहाँ पे आई विल राइट दैट जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो है ना, इनके पास इरेक्ट पोस्चर था बट विद बेंडेड नीज, ठीक है, बट विद बेंडेड नी। तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी आपको पता है ऑस्ट्रेलोपैथिकस के बारे में और क्या क्या बातें हैं। तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो है इनके
आपको बता दिया दो साइंटिस्टों ने इनके फॉसिल्स को ढूंढा है, एक है रेमंडाल्ट और एक है डोनाल्ड जॉनसन। फाइन, ये दो साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि यही हैं वो जिनको आप कनेक्टिव लिंक कहते हो, कनेक्टिव लिंक बिटवीन एप्स एंड मैन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये कैसे थे? ये बेसिकली आपके बेसिकली ये वेजिटेरियन थे। फाइन, ये कुछ बातें हैं जो आपको ऑस्ट्रेलोपैथिकस के बारे में एनी हाउ याद होनी चाहिए। इन बातों को स्किप किया तो क्वेश्चन आपको स्किप कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपको स्किप कर देगा, क्या बात है। फाइन, क्वेश्चन 21 कह रहा है ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो थे, ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफ्रिएंसिस जो थे, देवर व्हाट। तो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो है वो कौन है, सीधा स्मार्टनेस, मेरे को पता था पहले से ये क्वेश्चन वापस आएगा। तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो है वो कौन है, वो बेसिकली आपके ऑमनीवोरस हैं, हर्बीवोरस हैं, फ्रूगीवोरस हैं या फिर नन ऑफ दीज हैं। तो बेसिकली आपको पता है देवर हर्बीवोरस, ठीक है। जो वेजिटेरियन थे प्रॉपर्ली, देवर नॉट नाइदर द कॉर्निवोरस नॉट द ऑमनीवोरस, देवर हर्बीवोरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। 22 इज सेइंग दैट जावा मैन एंड द पीकिंग मैन वर। तो जावा मैन और पीकिंग मैन का हैबिटेट कैसा था, आपको ये बताना है। तो पहले तो ये किसके पार्ट्स हैं, होपफुली आपको पता होगा। जो आपके कौन होमो इरेक्टस है ना, होमो इरेक्टस में आप 3 कैटेगरीज देखते हैं। सबसे पहले कौन आती है, पीकिंग मैन, सॉरी पहले आते हैं जावा मैन, है ना। सबसे पहले आपके आते हैं जावा मैन, सेकंड आते हैं पीकिंग मैन और थर्ड आते हैं हेल्डरमैन। क्रेनियल कैपेसिटी अगर आप याद रख पाओ तो इनकी होती है 900, इनकी होती है 1000, इनकी होती है 1200। और आपको याद रखना है ये तीनों ही कैसे हैं, ये तीनों ही आपके ऑमनीवोरस है ना। इनसे पहले जो आपके होमो इरेक्टस थे, सॉरी होमो हैबिलस, जिन्होंने आपके टूल्स बनाना स्टार्ट किया था ना, वो टूल्स वाले जो थे ना वो आपके फ्रूगीवोरस थे। सोचने पे लगता है कि यार उन्होंने टूल्स बना लिए हैं तो बेसिकली वो किल करेंगे या मीट खाएंगे, फ्लैश खाएंगे, बट नो, वो फ्रूगीवोरस थे। ये हैं सबसे पहले वाले जिन्होंने फायर को इन्वेंट किया था और यही हैं वो जिन्होंने जो कि ऑमनीवोरस पहली बार बने थे, ठीक है। तो वी कैन से दे इन्वेंटेड फायर ऑल्सो, तो इन्हें फायरमैन भी कहते हैं, ठीक है, फायरमैन। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। लेट अस सी, क्वेश्चन को रीड कीजिए फिर इसका आंसर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है होमो इरेक्टस डिफरेंट फ्रॉम क्रो-मैग्नॉन मैन इन हैविंग। तो जो आपके होमो इरेक्टस हैं वो क्रो-मैग्नॉन से डिफरेंट कैसे हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है जो होमो इरेक्टस हैं और जो आपके दूसरे कौन है, क्रो-मैग्नॉन्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको ये पता लगाना है, ठीक है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। हैविंग द प्रोट्रूडिंग जॉ, मतलब जिनका जॉ काफ़ी बाहर निकला हुआ था या जिनका जॉ काफ़ी अंदर था, यहाँ पे इन आएगा, इनवर्ड, राइट। या फिर बीइंग एबल टू ड्रॉ द पिक्चर्स, तो पहली बार पिक्चर्स या पेंटिंग बनाना किसने स्टार्ट किया था, क्रो-मैग्नॉन्स ने। लेकिन सवाल पूछ रहा है बताओ होमो इरेक्टस कैसे डिफरेंट है क्रो-मैग्नॉन से। तो बात इनके बारे में हो रही है, इनके बारे में नहीं हो रही, राइट। तो हम कह सकते हैं कि यार जो आपके जो होमो इरेक्टस है उनके बारे में क्या स्पेशल बात थी कि ये एवोल्यूशन में पहले आए थे और जो पहले आए थे उनके पास जॉ कैसा था, काफ़ी प्रोट्रूडिंग जॉ था। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द एप्स एंड द मैन्स, राइट। तो आप कह सकते हो कि जो आपके होमो इरेक्टस हैं वो क्रो-मैग्नॉन से कैसे डिफरेंट है, बाय हैविंग द जॉ प्रोट्रूडिंग आउट। फाइन, क्रो-मैग्नॉन्स को आप जानते हो ये कौन है, ये वो हैं जिन्होंने पहली बार केव पेंटिंग्स बनाई थी। और इसके अलावा इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है, 1600 सीसी, राइट। और इसके अलावा आपको पता होंगे दीज वर लाइक यू नो एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न मैन, एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न मैन। वहीं बात करें आपके होमो इरेक्टस के बारे में तो देवर ऑमनीवोरस, फर्स्ट ऑमनीवोरस वी कैन से, इन्होंने फायर को इन्वेंट किया था और इनकी सीसी कितनी थी, 900 से 1200 सीसी। फाइन, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 24th क्वेश्चन पे। सेइंग दैट फॉसिल्स ऑफ निएंडरथल्स वर फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम निएंडर वैले बाय द फरहॉल्ट।
दिस वैले इज इन, ये वैले कहाँ पे है? तो अगेन आपको वैसे तो काफ़ी जगहों का आपको प्लेस भी याद रखना है ना, कौन कहाँ से मिला था। लाइक आपको पता है ऑस्ट्रेलोपैथिकस, जो कि नाम सुनने में लगता है कि यार ऑस्ट्रेलिया से मिले होंगे, लेकिन वो अफ्रीका से मिले थे, राइट। ऐसे जो आपके नियंदरथल्स हैं, क्रोमैग्नॉन्स हैं, इनके फॉसिल्स कहाँ से मिले थे वो इंपॉर्टेंट है। सो लेट मी राइट इट फॉर यू, देन वी विल सी द करेक्ट आंसर। या पहले मैं आपको आंसर बता दूँ इसका। तो जो फरहॉल्ट है इसका आंसर है जर्मनी, सी। देखो दोनों के आपको याद कर लेने हैं। सबसे पहला नियंदरथल, नियंदरथल मैन जो है इनके फॉसिल्स ढूंढे किसने थे? तो फरहॉल्ट ने ढूंढे थे। और कहां से मिले थे? जर्मनी से। और वहीं दूसरे जो आपके क्रोमैग्नॉन्स है ना, क्रोमैग्नॉन जो है इनके फॉसिल्स कहां से मिले थे और किसने ढूंढे थे? तो इनके फॉसिल्स को ढूंढा था मैक जियोर्ज ने। और कहां से मिले थे? फ्रांस। तो ये दोनों ही डेटा आपको एनीहाउ याद रखना है। और तीसरा ऑस्ट्रेलोपैथिकस के फॉसिल्स जो हैं वो अफ्रीका से मिले थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 25th क्वेश्चन, होपफुली सारे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे एंड एक्सपेक्टिंग दिस कि यार आप भी खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, फ्री सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ नियंदरथल मैंस वर बिटवीन, तो नियंदरथल मैंस की जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो कितनी है? तो हालांकि मैं इससे पहले आपको लिखवा चुका हूँ सबकी क्रेनियल कैपेसिटी, राइट। देखें, रिमाइंड मारें एक बार, किधर है किधर है, ये रहा, ठीक है। तो आपके जो नियंदरथल मैंस हैं इनकी 1350 से ऊपर और 1500 से नीचे जो है ना इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है। फाइन। सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज 1300 to 1600। फाइन। एक पैटर्न अगर आप नोटिस करेंगे ना इस क्वेश्चन के अंदर, तो बेसिकली आपको पता है जो नियंदरथल मैंस हैं, फिर आते हैं आपके क्रोमैग्नॉन, और फिर आते हैं होमोसेपियंस जो हम आज के मॉडर्न मैन हैं, राइट। तो इनमें से जो आपके ये जो नियंदरथल्स हैं इनकी तो होती है कितनी से कितनी, लाइक 1350 से लेके 1500 तक, इनकी है 1600 और इनकी है 1400 सीसी। तो देखो पैटर्न आप देख पा रहे हो, बढ़ती जा रही है, फिर लास्ट में हमारे पास आगे कम हो गई है, राइट। तो ये आप भी डेटा आपको याद रखना है। इसके अलावा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे 26 क्वेश्चन, सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नियंदरथल मैंस। तो नियंदरथल मैंस के बारे में स्पेशल बातें आपको पता होनी चाहिए, कहाँ से फॉसिल्स मिले हैं, किसने ढूंढे हैं, कितनी सीसी है, कितने साल पहले के हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। नियंदरथल मैंस जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 40,000 ईयर्स बैक पहले ना ये एक्सटिंक्ट हो गए थे। सो एक नई बात, दैट इज द एक्सटिंक्ट 40,000 ईयर्स बैक। इनके जो पूर्वज हैं वो एक्सटेंट हो गए थे। हालांकि कुछ प्रूफ्स, कुछ एविडेंसेस, सबूत हमें ये भी बोलते हैं कि यार होमोसेपियन और नियंदरथल मैंस साथ साथ को एग्जिस्ट करे थे। आज भी कुछ जगहों पे आपको नियंदरथल मैंस जिंदा मिल सकते हैं, ऐसा कुछ लाइक यू नो सबूत कहते हैं। वेल इस क्वेश्चन पे आए तो हम कह सकते हैं कि मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे क्या क्या स्पेशल बातें हैं। फर्स्ट लेट मी टेल यू द सॉल्यूशन, फिर हम देखते हैं इसका ना आंसर बता दूँ पहले मैं आपको। तो देवर केव ड्वेलर्स, हैड द हम्प्ड बैक एंड इन्होंने स्किन का इस्तेमाल किया था। तो इनके बारे में आप चार बातें ध्यान रखना। पहला सी, सी, सी और सी। पहला सी इज फॉर सेरेमोनियल, इन्होंने पहली बार सेरेमोनियल एथिक्स का इस्तेमाल किया था। सेकंड, इन्होंने पहली बार क्लॉथिंग का इस्तेमाल किया था। ये केव पीपल थे जो केव में रहा करते थे, मतलब अपने सर को ढकने के लिए इनके पास शेल्टर था, राइट। और इसके अलावा लास्ट इज नॉट सी, लास्ट यू कैन से, इन्होंने पहली बार साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। दे वर द फर्स्ट वन जिन्होंने पहली बार साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। तो ये सारी बातें किसके बारे में? आपके नियंदरथल मैंस के बारे में। फाइन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27, सेइंग दैट कैरेक्टर्स ऑफ द मैन विच इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फ्रॉम एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बताओ कौन सी बात ह्यूमंस के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि यार जो एवोल्यूशन का कोर्स है, एवोल्यूशन में ह्यूमंस ने क्या क्या ग्रैब किया है, क्या क्या चीज़ें उसे मिली है नेचर से। पहला बिग ब्रेन या लार्ज ब्रेन साइज, दैट इज क्रेनियल कैपेसिटी। लार्ज ब्रेन साइज दैट इज हाई सीसी,
सेकेंड बाइपीडल लोकोमोशन, और इसके अलावा आप कह सकते हो माइग्रेटरी एंसेस्टर्स। देखो बाकी एनिमल्स में से अगर हम कंपेयर करें ह्यूमंस को, तो ह्यूमंस ही ऐसे क्यों हैं जो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट बन गए, जिनमें इतना सारा इवोल्यूशन हो गया? क्यों भाई ह्यूमंस में ही क्यों हुआ, बाकियों में क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस। ये वो ऐसे 3 कारण हैं जिस वजह से ह्यूमंस के अंदर इवोल्यूशन होता चला गया। पहला, लार्ज ब्रेन साइज, हमारे ब्रेन क्रेनियल कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, इंटेलिजेंस इंक्रीज हो गई। बाइपेडल लोकोमोशन, हम 4 पैरों से उठ के 2 पैरों पर खड़ा होना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से हमारे हैंड्स फ्री हो गए थे। हाथ फ्री हो गए तो हम चीज़ों को पकड़ सकते हैं, है ना। पकड़ने के बाद क्या हुआ, हम किसी को मार सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा एक प्लस पॉइंट था। और माइग्रेटरी एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स एक जगह पे सीमित नहीं रहे, वो फैलते चले गए, जिस फैलने की वजह से क्या हुआ कि हम पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गए थे। फाइन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन पे आते हैं, तो ऑप्शन कह रहा है फोरामन मैग्नम जो है वो शिफ्ट हो गया फॉरवर्ड, पता नहीं, देखते हैं। लार्ज क्रेनियल कैपेसिटी, यस। फेस ऑर्थोगेनेथस, ऑर्थोगेनेथस मतलब होता है जॉ, है ना, हमारा जॉ जो है ना वो अंदर चला गया, तो बेसिकली दैट इज अ कंडीशन कॉल्ड एज ऑर्थोगेनेथस। तो दोनों ही हमारे साथ हुआ था, तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। फाइन। 28th question is saying besides fossils the common ancestry of great apes and man is shown by nearly similar। तो इस सवाल का जो आंसर है ना वो आपको मिलेगा बायो केमिकल एविडेंसेस के अंदर, जहां बताया गया है कि यार जो आपके एप्स हैं और जो मैन है ना, इन दोनों के बीच का जो डीएनए है ना वो 99% सिमिलर है, जस्ट 1%, 1.8% जो है वो डिफर करता है। तो बायोकेमिकल एविडेंसेस में बताया गया है कि एप्स एंड मैन, इनका जो चिंपैंजीज और मैन जो है इनका जो डीएनए है ना वो लगभग कितना सिमिलर है, 98.8% सिमिलर डीएनए है, या 98.2% सिमिलर डीएनए। व्हाट मेक्स अ डिफरेंस? तो जो आपका 1.8% है दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो देख पा रहे हैं हमारे अंदर सब कुछ सेम है, बस इतना परसेंट डीएनए हमारा अलग है, और इतना परसेंट डीएनए अगर हमारा अलग है और उसकी वजह से आप देखो हमें कितने चेंजेस हैं, राइट। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। हमारा डीएनए कंटेंट सेम है, हमारे क्रोमोसोमल नंबर सेम है 46, बाइंडिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम भी हमारा कैसा है, सेम है। फाइन। 29 क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द एप्स एंड द मैन्स। एप और मैन के बीच की कनेक्टिव लिंक कौन है? हमने ये क्वेश्चन पहले भी लिखा हुआ है इससे पहले वाली स्लाइड में। तो कनेक्टिव लिंक बिटवीन द एप्स एंड मैन इज कॉल्ड एज ये है आपके ऑस्ट्रेलोपैथिकस। कौन है? ऑस्ट्रेलोपैथिकस। इनको आप कहते हो बेसिकली कनेक्टिव लिंक बिटवीन द एप्स एंड द मैन्स, क्योंकि इनके पास कुछ फीचर्स एप वाले हैं, कुछ फीचर्स मैन वाले हैं। ये खड़े हो गए थे, प्रॉपर खड़े नहीं हुए। ये आपके हर्बीवोरस थे, प्रॉपर ऑमनीवोरस नहीं हुए। तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं इनके पास, राइट। तो वी कैन से जो आपके ऑस्ट्रेलोपैथिकस है दीज आर द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द एप्स एंड द मैन। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है दिस इज द क्वेश्चन जो मैंने बड़ी मुश्किल से चूज़ किया है आपके लिए, है ना। नाउ द क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। इसमें एवोल्यूशन टॉपिक के सारे सवाल मतलब मगअप कर दिए गए हैं, और ये सवाल इतना लंबा है कि यार इसे करने के लिए आपको समय चाहिए होगा। और इस तरह के सवाल ना कभी कभार नीट में आ जाते हैं बच्चों को परेशान करने के लिए, राइट। एंड दैट दिस यही वो सवाल है जो बच्चों को 360 आउट ऑफ 360 स्कोर नहीं करने देते। तो आई वुड सजेस्ट, देखो मैं आपको इसका आंसर करा सकता हूँ बट इट्स वेरी सिंपल, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। जस्ट आपको टाइम लगाना है इस क्वेश्चन के अंदर, और कोई सोल्यूशन भी नहीं है इसका। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको समय लगाना ही पड़ता है। तो बेस्ट ट्रिक इस क्वेश्चन को आप लास्ट के लिए छोड़ दीजिए, फिर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, या फिर करना तो पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली इट्स अ होमवर्क फॉर यू, डू दिस। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल पिन दैट कमेंट, ठीक है। और बाकी मिलेंगे हमारे आने वाले नेक्स्ट सेशन के अंदर। होपफुली ये सेशन आपको पसंद आया होगा। हमने अगेन 30 क्वेश्चंस लगा लिए हैं एवोल्यूशन के। एंड कीप डूइंग स्टडी, कीप डूइंग हार्ड वर्क, बिकॉज सत्य यही है कि यार आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। 12 घंटे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको इस टाइम पे पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि भाई डॉक्टर बनना है। इतना भी नहीं करोगे तो यार फिर कैसे चलेगा, राइट।
तो कोशिश करो कि यार सारे सेशंस को आप साथ साथ लगा रहे हो, एनसीईआरटी की प्रॉपर रीडिंग कर रहे हो, और सिर्फ बायो से काम नहीं चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ आप देख रहे हो। तो डेफिनेटली ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड अगर आपको कोई टॉपिक मुझसे पढ़ना है तो आप सिंपली उस टॉपिक का नाम, उस चैप्टर का नाम लिख सकते हैं यूट्यूब पे बाय जस्ट गिविंग लक्ष्य सर, और फिर उस टॉपिक का नाम आप लिख दीजिए, आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। तो चैनल पे मैंने सारे वन शॉट्स बना रखे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, इसके अलावा ये वाली सीरीज़ आपके लिए चल रही है। तो डेफिनेटली जस्ट चेक आउट दीज थिंग्स ऑन द चैनल एंड नीड योर सपोर्ट, कीप सब्सक्राइबिंग, शेयर द channel with your friends, and if you have any suggestion for me regarding the questions, regarding something else, please let me know in the comment section. We'll see you in the upcoming classes. पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर।